अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक हस्ती और नई मुस्कुराती सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी, भरपूर और हेल्दी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे, इवन दो कि गुजार भी रहे होंगे। और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है। और जिस तरह मुतवाज़न और भरपूर खुराक हर शहरी का हक होता है, वहीं खुराक का ज़िया रोकना हर शहरी की जिम्मेदारी भी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आपको मैं बताती चलूँ तो दुनिया भर में हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा जो खाना है वो ज़ाया कर दिया जाता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट्स में मौजूद 17% खाना जो है वो कूड़ेदान में जाता है, और जिसमें से 60% शरह घरों में ज़ाया किए जाने वाले खाने की होती है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो हमारी जो नामुनासिब ग़िज़ाई आदात और डेली रूटीन की वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं और हमारी जान भी ले लेती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। और आज के दौर में यंग लोगों में हार्ट अटैक समेत कई ख़तरनाक बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। और मेरा ख्याल है कि इन बीमारियों की सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारी खुराक है, क्योंकि हम लोगों की खाने पीने के हवाले से जो कोई रूटीन नहीं होती, हम बेवक्त खा लेते हैं और वक्त का खाना और जो ज़्यादा ऑयली और बाज़ारी खानों की वजह से हम इन बीमारियों का निशाना ज़्यादा बन रहे हैं। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल की बीमारियों के हवाले से आगाही का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। और दिल की बीमारियों का बाइस बनने वाली ग़िज़ाई और ग़िज़ाई आदात कौन कौन सी है, दिल को सेहतमंद और तवाना कैसे रखा जा सकता है, कौन कौन सी जो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से हमें बचा सकता है, इस पर हमने आज बात करनी है। और इसके साथ साथ जैसे मैं बता रही थी कि स्मोक का ख़तरा भी सर उठा रहा है और स्मोक की वजह से भी कई बीमारियां जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं अपनी ग़िज़ाई आदात को बेहतर करके, आज हमने इस पर बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमना मुरसलीन है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमना, जैसे आज आलमी तौर पर दिल का जो है वो दिन मनाया जा रहा है, वो वाला दिन दिल का दिन नहीं है कि दिल लगाने वाला है, ये दिल को बचाने वाला अच्छी आदात से और ग़िज़ा से हम लोग किस तरह अपने दिल को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दिल की बीमारियों का जो है हमारी ग़िज़ा से कितना ज़्यादा कांटेक्ट है या कह लें कि ताल्लुक़ है, और किस तरह की ग़िज़ाएं हमें खानी चाहिए? ठीक है, हार्ट हेल्थ है और न्यूट्रिशन है, टॉपिक बहुत वर्सेटाइल है। टाइम कम है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दूँ। अच्छा, ये होता है कि आप सबसे पहली तो बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे हार्ट की हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं, खाली डाइट नहीं है। इसमें हम लोग की फिजिकल एक्टिविटी यानी जो हम वर्जिश करते हैं वो चीज़ आ जाती है, फिर जीन्स आ जाती हैं। जेनेटिकली अगर ख़ानदान में अगर दिल की बीमारियां हैं या ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का मसला है, फिर रिस्क पे होता है इंसान के उसको ये इश्यूज हो जाए। फिर स्ट्रेस है, अगर आपका स्लीप यानी कि रूटीन आपकी ठीक नहीं है सोने जागने की, तब भी आप जो है इन बीमारियों की तरफ ज़्यादा रिस्क पे हो सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो फिर डाइट है, 70% तो डाइट का रोल है इसमें। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अगर कोई शख्स रिस्क पे है कि इसको मतलब फ्यूचर में हो सकता है दिल का मसला, तो फिर हम ऐसी डाइट शुरू से उसकी डिज़ाइन करें, ऐसी डाइट शुरू से अच्छी डाइट दें कि वो आगे जाके इसमें मुब्तला नहीं हो। और अगर कोई इन केस कोई हार्ट के इश्यूज में उसका शिकार हो चुका है इन बीमारियों का, तो फिर हम किस तरह से उसको आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें दोनों तरह से हम जो है वो गुड डाइट और गुड न्यूट्रिशन का दोनों जगहों पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन हम देखते थे कि हमारे जो बाप दादा और उनकी आगे जो जनरेशन थी वो लोग खाते ही देसी घी थे और वो खालिस खुराकें खाते थे और फैट वाली चीज़ें वो लोग ज़्यादा खाते थे, लेकिन वो इस तरह की बीमारियों से बचे रहते थे। मतलब दिल की बीमारियां उन्हें नहीं लाहक होती थी, वो बड़े एक्टिव और तंदुरुस्त रहते थे, उनकी सेहत जो बड़ी अच्छी होती थी। तो क्या हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का हो गया है जिसकी वजह से हम लोग इसकी ख़ास तौर पर दिल की बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं? क्या सुस्त लाइफस्टाइल भी हमें बीमारियों की तरफ बिल्कुल, जो हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल है इसको बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, खुराक के साथ साथ दीगर बहुत सारी चीज़ें जिनको देखने की और मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि जो पहले के लोग थे वो उन्होंने हेल्दीली लाइफ गुजारी, और अब 40 या 50 के बाद हर कोई या ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर या दिल की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो डाइट में अगर मैं बात करती हूँ तो 5 मेन हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं डाइट में।
यानी कि जो आप घरों में रोटी चावल खाते हैं तो कोशिश करें कि बेकरी सफ़ेद आटा इससे परहेज करें और बगैर चने गंदम के आटे की रोटी खाई जाए, क्योंकि उसमें मौजूद फाइबर जो है वो आपके ब्लड में जो आपके टॉक्सिन्स हैं या फ्री रेडिकल्स हैं तो बॉडी से उनको निकालने में बड़ा मददगार साबित होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रूट्स का ग्रुप। फलों में फल आप हर फल खा सकते हो, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप ब्लड शुगर के मसले का शिकार हो तो फिर आप अंगूर, आम और केले इससे परहेज करो, और बाकी हर फल खा सकते हो लेकिन एक ख़ास मिकदार में। और उसके बाद सब्जियां हैं, सब्जियां भी सब अलाउड हैं, लेकिन जैसे अगर आप दिल के मसले के साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर का भी मसला है तो फिर पालक, साग, मेथी इनसे परहेज किया जाए, क्योंकि इनमें नमक, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। तो सोडियम भी जो है ये ब्लड प्रेशर, दिल के मरीजों और इनको नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिर इसके बाद हम अगर मीट ग्रुप की बात करते हैं जिसमें मटन, बीफ, चिकन, फिश आ जाती है, तो मटन और बीफ में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा अब किस फॉर्म में फिर हम लोग ये गोश्त जो है खास तौर पर इसकी कैटेगरी को किस तरह खा सकते हैं? अगर मीट तो ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन की तो बहुत सारी अफादियत होती है। तो फिर उसमें ये कि जो वाइट मीट है, चिकन और मछली का तो आगे मौसम भी आने वाला है, तो एक उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। मटन और बीफ अगर खाना ही है तो फिर जो कुकिंग का तरीका है वो बेहतरीन होना चाहिए, यानी आप मक्खन में ना बनाओ, आप ऑयल में, और जैतून का तेल, केनोला ऑयल, केनोलिव ऑयल बहुत अच्छा है हार्ट की हेल्थ के लिए। फिर अंडे के ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी रही है और हमेशा लोग सवाल करते हैं कि हम इसको खाएं। अगर देखें, अगर इवन आप ब्लड प्रेशर के भी मरीज हो, आप अंडा खा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप नमक छिड़कना उससे परहेज करो। फिर आ जाते हैं दालें बेहतरीन है। दालें आपको प्रोटीन भी देंगी और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी नहीं आपका बढ़ाएंगी, और जो है कैलोरीज भी इनकी बड़ी कंट्रोल्ड होती हैं, तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। फिर हम बात करें अगर फैट ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें जो मेवा जाते हैं इनका बहुत ख़ास रोल है हमारे दिल की बीमारियों इसमें, क्योंकि जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, पिस्ते आ जाते हैं और बाकी जितने भी हमारे ड्राई नट्स आ जाते हैं। अगर हर जर्नल रिकमेंडेशन तो यही है कि 1 मुट्ठी नट्स आपको रोज़ाना खाने चाहिए। इनमें मौजूद जो मैग्नीशियम है और जो दीगर बाकी वाइटामिन हैं, ये मिनरल्स हैं, ये हमारे मतलब दिल के मरीजों के लिए तो बहुत अच्छे हैं। फिर इन्फ्लेमेशन को कम करना, उसके बाद फिर इम्यूनिटी को बढ़ाना, और जिस तरह से फिर अब सीज़न चेंज हो रहा है, आगे स्मोक का भी मौसम आ रहा है, तो उसमें ये स्मोक एंटी स्मोक इफेक्ट्स भी होते हैं इनमें। लंग्स की वो उसमें जो है उसकी फंक्शनिंग को अच्छा करने में, ब्रीदिंग के इश्यूज को कंट्रोल करने में नट्स का बहुत रोल है। फिर सबसे तो ज़रूरी यही है कि आप बाजारी खाने की जितनी भी अशियाँ उनसे परहेज करें। लेकिन और लाहौरियों की खास तौर पर हम ना बात करें तो लाहौरी तो खाते ही बाहर के बाजारी खाने हैं जिनमें कढ़ाइयाँ आ जाती हैं, निहारी आ जाती है, और वीकेंड पे आपको पता है कि निहारियाँ, हलवा पूरी और नान चने, ये ही सारे खाने पकड़े होते हैं या बाहर से मंगवाए होते हैं। और अगर हम लोग ये सारी चीजें घर में पका लें तो क्या जो हार्ट के डिजीजेस के पेशेंट हैं वो खा सकते हैं, मतलब एतदाल में रहकर? वंस इन अ वाइल तो कभी कभार तो जब जैसे दावत है, सब इकट्ठे हुए हैं, आप नहीं मतलब अपनी जुबान का जो जायका है, मुंह का जायका, वो चेंज करना है। बहुत ही क्लेवरली आप चलो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फंक्शन में जाते हो, सब खा रहे हैं, तो फिर आप ये कि अपना जो पोर्शन है प्लेट का वो इस तरह से डिजाइन करो कि आधी प्लेट आप सैलेड से भर लो। और सैलेड में बीन्स भी आ जाते हैं, आपके लोबिया और हर तरह का सैलेड आ जाते हैं, सब्जियां, जो आम भी सब्जियां आ जाते हैं, सब्जियां भी आ जाती हैं। जी, फ्रूट का अलग है। फ्रूट के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये खाने के तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले या खाने के 2 से 3 घंटे के बाद आप खाएं, अगर आप आपको मैक्सिमम इसकी तवानाई अगर चाहिए। खाने के साथ फ्रूट को कभी ना खाएं, फल को कभी ना खाएं। फिर आप अपना जो पोर्शन है वो आप अपना अगर प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आधी प्लेट सलाद की, आधी प्लेट आप रोटी या नान या चावल जो भी उस टाइम अवेलेबल है, और आधी प्लेट आप सालन से भर लें।
और अगर घर का खाना बना हुआ खाएंगे फिर भी उसमें बाजार के मुकाबले में जो है वो ऑयल कम होगा और अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी अच्छा इस्तेमाल होता है घरों में और साफ सुथरा खाना होता है जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो किस तरह उन्हें अपना मतलब जो इस चीज़ का शिकार हैं लोग, उनको किस तरह अपना स्केड्यूल बनाना चाहिए? मतलब सुबह उठकर किस टाइम उनको, मतलब जो टाइम टेबल है और टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है खाने के लिहाज से? अच्छा, हम अगर इनका मैं डाइट प्लान इनका डिजाइन करूं तो सबसे पहले तो मैं नमक कहूंगी कि नमक से बिल्कुल टोटली परहेज करेंगे। ठीक है, और उसको अपने डाइट में से निकाल दे। आप ऊपर से एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट, तो स्प्रिंकलिंग तो बिल्कुल आप खत्म कर दो क्योंकि कई चीजों में नेचुरली शुगर सॉल्ट होता है मौजूद। बिल्कुल। तो आप ऊपर से एक्स्ट्रा स्प्रिंकलिंग ना करो। फिर पानी का बहुत 8 से 10 ग्लास पानी पूरे दिन में जरूर है। इसके अलावा अपना जो नाश्ता है सुबह का वो भरपूर होना चाहिए और नाश्ते में जौ का दलिया बहुत बेहतरीन है। इसमें फाइबर और दीगर और जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिल के लिए भी बहुत अच्छे हैं, वैसे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और इन सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद। सर नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, कहवा ज़रूर पिएं। जो ग्रीन टी है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, और अगर आप इसमें थोड़े से लीमू के चंद कतरे डाल लें और पुदीने के चंद पत्ते और अदरक बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी बेहतरीन फूड है आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए और बाकी आपकी जो बाकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो उसका एक स्लाइस आप अपनी ग्रीन टी में ज़रूर शामिल करें। तो 2 से 3 कप ग्रीन टी के ज़रूर पिएं। फिर इस नाश्ते के बाद तकरीबन इसके 3 घंटों के बाद आपका एक मिड मॉर्निंग स्नैक टाइप होना चाहिए। उसमें आप फल खा लें। अच्छा। अब फल आप हर खा सकते हैं, बस ममानियत तब आ जाती है जब अगर आप साथ हार्ट के मरीज होने के साथ साथ ब्लड शुगर के भी, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो फिर ऐसे में आप आम, केला और अंगूर से परहेज ही करें। ठीक है। फिर इसके बाद तकरीबन 2 से 3 बजे तक आपका दोपहर का खाना होता है। उसमें जो नॉर्मल सलाद होती है, जो भी घर में मौजूद सब्जियां, टमाटर, प्याज, खीरा, मूली, गाजर, ये इन सब के साथ आपने रोटी खानी है बगैर चने गंदम के आटे की। सफ़ेद आटा, सफ़ेद ब्रेड और बेकरी की जो होती है बनी हुई रोटी और उनकी जो बेकरी के बिस्किट्स वगैरह, चावल भी क्योंकि वेट पुट ऑन करते हैं। तो आप इनसे अगर खाने हैं तो फिर वो भी आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे आप। और उसके साथ आप सालन खा लें, जो भी सालन घर में बनावे, लेकिन कोशिश करें कि घी को छोड़ के ऊपर से ड्राई सालन आप खाएं। और फिर अगेन ये कहूँगी कि एक जर्नल डाइट प्लान में बता रही हूँ, अगर आप दिल की बीमार होने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है या यूरिक एसिड और भी मसले हैं, तो एक मरतबा अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अपना डाइट प्लान आप डिज़ाइन करवाएं। फिर 5 से 6 बजे जो मिड इवनिंग टाइम होता है उसमें भी कोई दोबारा से फल खाया जा सकता है। और रात का जो खाना है वो 8 बजे तक आप बिल्कुल अपना वाइंड अप कर दें। इसमें बगैर चने गंदम के आटे की रोटी के साथ जो भी सालन बना हुआ है वो खा लें। और रात को जो दूध पीना है 11 से 12 बजे या जब भी आपने सोने लगना है, नीम गर्म दूध, इसमें हल्दी ज़रूर शामिल करें। हल्दी और दूध का कॉम्बिनेशन बेहतरीन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और इवन जो अब जैसे स्मोक का भी हम आगे आने वाला है, आगे स्मोक भी आ रहा है, उसमें उसके लिए भी लंग्स की और ब्रीथिंग के इश्यूज के लिए ये बहुत और दूसरा हम देख रहे हैं कि जो बच्चों में फैट का मसला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब हम पहले देखते थे बच्चे बड़े एक्टिव रहते थे जिसकी वजह से वो बड़े स्लिम एंड स्मार्ट से रहते थे, अब वो भी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो जंक फूड है उनकी लाइफस्टाइल में और उनकी डेली रूटीन। एक्चुअली बनाना बहुत आसान, अच्छा, इजी टू मेड है और इजीली अवेलेबल हैं। ये जो और बच्चों का पसंदीदा कह सकते हैं कि वो भी है। तो फिर उसके लिए ये कि सारा अपना जो लाइफस्टाइल है, अपना जो कुकिंग मेथड्स हैं, उन आप फ्राइंग ना करें, उसी खाने को स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, बेक कर लें, बॉईल कर लें। तो वो जो आपके जो टारगेटेड लोग हैं, मतलब जो अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट है बच्चों की कि उनको इस तरह के फूड्स पसंद होते हैं, वो भी उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और वेट भी नहीं गेन होगा। और इसके साथ साथ उनकी जो क्रेविंग्स हैं हम उनको भी मतलब कर लेंगे। तो बाकी ये कि जो जूसेस हैं वो अक्सर मैं यूँ देखती हूँ कि डब्बे वाला जूस बच्चे बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, या इवन जो बड़े हैं वो फ्रेश फ्रूट जूस बहुत पी रहे हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि होल फ्रूट खाएं बजाय कि फ्रेश फ्रूट जूस पीने के, ताकि आपको उस फ्रूट की फाइबर भी मिले जो कि फ्रूट जूस से निकल गया होता है।
तो इस तरह से हम शुरू से ही अगर बचपन से ही हम अच्छी और बैलेंस डाइट बच्चे की लेकर चलते हैं तो वो आगे जाके फिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नहीं होता। एग्जैक्टली और बचपन से ही अगर हम बच्चों को बैलेंस डाइट दें और इवन दो कि सिर्फ उनको किसी एक कैटेगरी पर ना लगा के रखें, टेबल फूड की तरफ भी लेकर आए तो वो फिर ज़्यादा उनकी अच्छी हेल्थ भी रहती है और वो मतलब आगे जाके उनको इस तरह की बीमारियां भी नहीं लगती। और जैसे हम बात कर रहे थे हमना के आगे स्मोक का सीज़न भी आ रहा है जिसमें बहुत सारी मतलब हमारे लंग्स के इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। जो अस्थमा का शिकार लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, तो उनकी फिर किस तरह मतलब अपनी वो डाइट प्लान को रखें कि खुद को भी क्लेंस कर सकें अपनी डाइट के हवाले। ठीक है, अच्छा कुछ ख़ास फूड्स हैं जिनका बहुत रोल होता है आपकी ब्रीदिंग के साथ और लंग्स की अच्छी फंक्शनिंग के साथ। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने हल्दी वाले दूध का जिक्र किया, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है दूध और हल्दी का। ठीक है, लेकिन हल्दी आपने बहुत ही कम अमाउंट में इस्तेमाल करनी है और उसके साथ आप रोज़ाना आप इसको डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करें तो ये इसका बहुत फ़ायदा है। फिर अलसी जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं इनमें मौजूद जो गुड फैट्स होते हैं यानी ओमेगा 3 फैट्स, एक तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं और लंग्स की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तीसरा ग्रीन टी का जिक्र जैसे मैंने किया, तो ग्रीन टी बहुत अच्छी है और ग्रीन टी में अगर आप अदरक का स्लाइस और लीमू के चंद कतरे ऐड कर लेते हैं तो ये भी कहते हैं कि इसकी और फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है, अफादियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है। देन ऑरेंजेस आ जाते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं सीजन आने वाला है उनका भी बहुत अच्छा रोल है। और जो है अगर हम स्मोकर्स की बात करें जैसे कि स्मोकिंग स्मॉग है और जो लोग स्मोकिंग से एडिक्टेड हैं और उनसे नहीं जान छूट रही या इस हैबिट से नहीं छुटकारा पाया जा रहा तो वो सिट्रस फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि एक सिगरेट जो होता है उसके पीने से तकरीबन 25 मिलीग्राम्स विटामिन सी हमारी बॉडी से ड्रेन हो जाता है। हाँ जी, और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी जो है इसकी एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में कम हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग करने से। सो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी यही सजेशंस हैं कि वो सिट्रस जितना भी फ्रूट है हमारा जिसके अंदर इवन जो अनार है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो उसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, ड्राई नट्स का इस्तेमाल करें जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो ये ज़्यादा ये पोर्शन में लेनी चाहिए सारी चीज़ें, उसमें सब्जियां भी होगी, फ्रूट्स भी हो गए, नट्स भी हो गए, सिट्रस फ्रूट्स आगे जैसे सीज़न भी आ रहा है तो उसमें आप इस्तेमाल करें ताकि हम लोग स्मोक से भी बच सकें और तमाम बाकी जो बीमारियां हैं उनसे भी हम दूर रह सकें। हमना मुरसलीन हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमना बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप यहाँ पर आई हैं और जिस तरह आज हम बात कर रहे थे दिल की बीमारियों के हवाले से कि खुराक को किस तरह हमें रखना चाहिए अगर हम दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, तो उस हवाले से टिप्स कुछ हमना ने हमें दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी वो पसंद आई हों। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हम बात कर रहे थे कि मौसम के हवाले से कि फ़िज़ा में एक धुंधलाहट सी महसूस होती है जब हम सुबह निकल रहे होते हैं और गुज़श्ता चंद सालों से ही अक्टूबर का महीना जैसे ही आता है तो स्मॉग का मसला वो सर उठाने लग जाता है और लाहौरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जाता है और स्मॉग की वजह से हज़ारों लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर हस्पताल पहुँच जाते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से हर साल बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं कि इस साल स्मॉग का खात्मा हो जाएगा, लेकिन अगले साल फिर वही मसला सर उठाने लग जाता है। इब्तदाई दिनों में स्मॉग की वजह भट्टों से निकलने वाले धुएं को करार दिया जाता रहा था और जिसके बाद हुकूमत की जानिब से भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया और अब तक 90% से ज़ायद जो भट्टे हैं उनको जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्मॉग का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है और फ़िज़ा में मौजूद धुआं फॉग है या फिर स्मॉग है। इतने इक़दामात के बावजूद भी स्मॉग से छुटकारा हमें क्यों नहीं मिल पा रहा,
इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़िले मरियम हैं जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। ज़िले में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो, कैसी हैं आप? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, अभी अक्टूबर आया नहीं है और हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं कामकाज के लिए तो एक धुंधलाहट सी महसूस होती है हमें फ़ज़ा के अंदर। तो ये शहर लाहौर फिर से उसी कह लें कि माहौल में वापस आ रहा है कि स्मॉग का सीज़न आ रहा है। तो क्या बुनियादी वजूहात क्या लगती हैं आपको जिसकी वजह से ये मसला जो है सर उठाना शुरू हो जाता है? देखिए, जैसे जैसे हमारी आबादी लाहौर की बढ़ती जा रही है उसी तरह गाड़ियों में और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सब जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। उसकी वजह से हम किसी एक चीज़ को इसका मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। और मेरे ख्याल में कि तकरीबन 60% जो है वो गाड़ियां हैं इसकी वजूहात में शामिल। बाकी जो है वो भट्टे हैं और फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कोयला जलाया जाता है। इवन हमारे बहुत सारे इलाकों में प्लास्टिक को भी जलाया जाता है या कूड़े को जलाया जाता है एनर्जी पैदा या तवानाई पैदा करने के लिए। सो हम अगर इसको ऐसा कहें कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो स्मॉग की वजह बनता है। अच्छा। और स्मॉग होती क्या है और ये किस तरीके से बनती है, वो जब आपका धुआं निकलता है गाड़ियों से या तेल जलता है और फिर प्लास्टिक जलता है और कोयला जलता है तो बहुत ही बारीक जो ज़रात है वो फिज़ा में शामिल होते रहते हैं। ठीक है। जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और बाकी केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं जो कि फिज़ा में। तो ज़िले के जो सुबह सुबह आजकल हमें नज़र आ रही है, ये इसको स्मॉग कहेंगे या फॉग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? जब भी मौसम की तब्दीली होती है और टेम्परेचर लोअर डाउन होना शुरू होता है तो फिर जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ नहीं उठ सकती, जिसकी वजह से वो उसको एक हिसार बंदी कर लेती है उसकी। ओके। सो वो एक स्मॉग की कैफियत डेवलप हो जाती है क्योंकि धुआं भी है और टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है तो वो वाटर वेपर साथ मिलते हैं और वो स्मॉग क्रिएट करते हैं। तो ये स्मॉग है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बहुत ज्यादा। और अगर देखें तो ये सिर्फ सर्दियों के आगाज में या अक्टूबर से पहले ही क्यों स्टार्ट होती है? मतलब वैसे अमूमन हम देखते हैं कि इससे पहले सितंबर भी होता है, अगस्त भी होता है, तो तब हमें ये नजर नहीं आ रही। तो जैसे ही हम लोग अक्टूबर के पास जाना शुरू करते हैं ये चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जितना टेम्परेचर लोअर डाउन होता जाएगा उतना ज़्यादा ये हमें ज़्यादा महसूस होगी। और क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिशें होती हैं और उसमें पार्टिकुलेट मैटर वापस ज़मीन पे बैठ जाता है, लेकिन जब हवाएं अपना रुख बदल रही होती हैं और बहुत कम हो जाती हैं या काम विंड्स कहलाती हैं तो उस वक्त वो ज़मीन की तरफ ज़्यादा ठहराव रखती हैं, जिसकी वजह से जब वो हमारे एक हाइट के ऊपर या उस लेवल पे आ जाती हैं जो ज़मीन के करीब होता है, सो इसलिए हम उसको ज़्यादा इनहेल कर रहे होते हैं और उसको इनहेल करने की वजह से वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती है। और जैसे कि आजकल लोगों को नहीं पता चल रहा, वो कहते हैं शायद वैसे ही धुंध सी पड़ी हुई है या सुबह सुबह मौसम ऐसा हुआ है, तो ये आम हवा से ये जो स्मॉग है बाहर ये कितनी मुख्तलिफ है और ये इंसानी जिस्म के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकता है ये वाला धुआं? जिस वक्त स्मॉग बनना शुरू होती है तो जाहिर है कि वो वापस गर्म हवा ऊपर की तरफ नहीं उठती और उसका जो पार्टिकुलेट साइज है, उसका पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 2.5 PM पे चला जाता है। यानी वो इतना बारीक है कि हमारे नाक से होता हुआ हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और फिर अल्टीमेटली वो हमारी उन वॉल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो हमारे लंग्स में होती हैं और हमारे खून में शामिल हो जाता है और फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और बाकी किडनीज और लिवर, उसमें सब जगह पे ये नुकसान पहुंचाता है। सो ये इंतहाई ख़तरनाक है और इससे बचने का वाहिद हल जो अभी तक समझ आता है, एक तो ये कि हमें व्हीकुलर एमिशंस के ऊपर कंट्रोल चाहिए ऑन अ लार्जर स्केल, लेकिन हम खुद भी मास्क अब तो सब इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ अभी कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन उसकी बहुत सारी और इफादियत भी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप बाहर निकलें तो इस तरह के मौसम से आप बच सकते हैं। मजीद और भी बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं, सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है जो आपसे दूर रहेगी। तो दूसरा हम देख रहे हैं कि एक तो व्हीकल्स भी हैं, उनकी भी जो है तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जिसकी वजह से ये जो स्मॉग का मसला सर उठाना शुरू हो जाता है। दूसरा जो भट्टों की, उस पर भी कहा जाता था ईंटों के भट्टे भी जो एक वजह है इसमें, तो अब उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर भी दिया गया है। 90 से ज़ायद 90% जो भट्टे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे हमारी किस तरह जो है माहौल ये बेहतर होगा? मतलब कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेकर आ सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी यूज़ में आ गई है। अगर 90%
एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने उनका हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि 90% जो है उन्होंने उसके ऊपर ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। ये तकरीबन पंजाब में 11,500 भट्टे जो एज़ पर इंफॉर्मेशन के वो हैं यहाँ पर, और मतलब 10,000 हैं जो पंजाब में, और ओवरऑल जो है तकरीबन 11,500 से 12,000 ईंटों के भट्टे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तीसरा मुल्क है जो ईंटें बनाता है अपने स्ट्रक्चर्स के लिए। और उसमें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में तकरीबन आप समझें कि जिसमें इमिशंस भी काफ़ी कंट्रोल्ड है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो उनका इकोनॉमिकल पे बैक है वो भी सिर्फ 1.5 साल है। तो अगर एक भट्टा जो मालिक है वो उसको शिफ्ट करता है तो उसको 2-3 फ़ायदे उससे फौरी तौर पे हो जाते हैं, बजाय इससे कि वो 2.5 सालों में अपना पूरा पे बैक ले, वो 1.5 सालों में ले लेता है। और दूसरा ये कि जो इन्वायरमेंट को एक पोल्यूट करने वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है अब, लेकिन ओवरऑल में इम्पैक्ट तो सिर्फ उसका 20%, मतलब 40% जो रह जाता है, 60% अगर व्हीकुलर इमिशंस हैं तो 40% वो है जो डिफरेंट फ्यूल्स हम और यूज़ करते हैं भट्टों में या बॉयलर्स में और इन चीज़ों में। सो सिर्फ भट्टों को फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए इसको कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि हमारा जो माहौल है वो अच्छा रहे। दूसरा ज़िले मुझे भी और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी बता दें कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरह आलूदगी को कम कर सकती है, और क्या इस हवाले से जो है वो स्टडीज़ भी आ चुकी हैं एनवायरमेंटल? जी बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत से पाकिस्तानी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है, और इस पर बहुत सारे PhDs हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि और प्लस इसके इम्पैक्ट के ऊपर कि जो एक जो दूसरा स्टैक है वो कैसे नहीं अपने माहौल को बेहतर कर सकता, क्योंकि धुआं डायरेक्टली फिजा में जाता है। इसमें जो है वो कंट्रोल्ड इमिशंस हैं, और ऑब्वियसली वो उसको उस हिसाब से कंट्रोल करता है कि वो बाहर उतना धुआं ना रिलीज़ करे। तो आप बिल्कुल डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो एक आम भट्टा है उससे धुआं बिल्कुल काले रंग का रिलीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में, और जो ये वाला है इसमें सफ़ेद रंग का होता है। अच्छा, सो ये आपको क्लियर विजिबिलिटी होती है कि ये आप इसमें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है और इसमें जो है वो दूसरी है। सो उसको देख के आप बता सकते हैं। फिर दूसरा ये कि जहाँ धुआं जिस सोर्स से प्रोड्यूस होता है तो शायद उस जगह के लिए इतना ख़तरनाक नहीं होता, बल्कि करीबी माहौल के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो एयर करंट्स के साथ सबर्ब्स में या बाकी साइड्स पे चला जाता है। बिल्कुल, और फिर वहाँ जाके वो लोअर टेम्परेचर की वजह से नीचे की तरफ है। एग्जैक्टली। और दूसरा कहा जाता है किसानों की जानिब से जो बाकियात को जलाया जाता है फसलों की, उनको भी स्मॉग का सबब एक कहा जाता है, एक बड़ी वजह उसको करार दिया जाता है। बड़ी तो नहीं, लेकिन ये उसी में इंटीग्रेट हो जाती है कि बिल्कुल है ज़रूर, उसका इम्पैक्ट तो बहुत है इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन हम सिर्फ उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि उनको। इस मसले को फिर किस तरह हम हल कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी हमने मुतारिफ करा दी कि ये आप लोगों के लिए हो सकती है, तो इसके लिए फिर इस मसले को हम किस तरह हल कर सकते हैं? फिर क्या पाबंदी लगा दी जाए इस चीज़ पर? देखिए, फसलों को जलाना तो वैसे भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है। अगर आप उसको वैसे ही पूरी ज़मीन से एक दफ़ा में उखेड़ के एक तरफ कर दें, और या उसको वहाँ पे डिग्रेड होने के लिए छोड़ दें और ऐसे इस्तेमाल किए जाए ऑर्गेनिक मटेरियल्स या केमिकल तो नहीं उसको कहना चाहिए, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप उनको डिग्रेड करके वापस ऑर्गेनिक मैटर को अपने फसल में ला सकते हैं, अपनी ज़मीन में ला सकते हैं। फसल तो नहीं कहना चाहिए। सो उसका फ़ायदा ये है कि जिस वक्त किसान का न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर ऑटोमेटिकली उसकी ज़मीन में मौजूद होगा। तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र का जब डोज देता है तो वो उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ कर सकता है उसका पौधा। सो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बेहतर है कि जलाया ना जाए, उसको गला के वापस खाद में तब्दील कर दिया जाए। वो उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बेहतरीन है उसके लिए, क्योंकि हमारी के लिए भी और उनके लिए भी। हमारी इस वक्त सॉइल डिपार्टमेंट के बकौल हमारी इस वक्त जो 90% ज़मीन है उसमें इनफर्टिलिटी है। बिल्कुल, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। सो पौधा सिर्फ केमिकल अपने अंदर लेके जाता है ताकि ग्रो कर सके या बढ़ सके। सो ये चीज़ें कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी फसल भी होगी और ज़्यादा फ़ायदा भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़िले महकमा माहौलियात है वो क्या कर रहा है इस हवाले से, इकदाम कितने उठा रहा है, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में कि महकमा माहौलियात इस वक्त अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वो पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक महकमे के ऊपर डाल दें तो वो बेहतर नहीं है। मेरे ख्याल में इसके लिए मुख्तलिफ महकमों में, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल है, जिसमें व्हीकुलर एमिशन कंट्रोल के आ जाते हैं एरियाज़,
एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है और क्लाइमेट चेंज वाले आ जाते हैं। तो ये सब मिल के अगर इस कॉज को सपोर्ट करें कि जो एक डिपार्टमेंट कह रहा है और उसके ऊपर हम फोकस करें, मेरे ख्याल में एक अच्छा आप माहौल दे सकते हैं अपने लोगों को। सिर्फ एक डिपार्टमेंट इसका वो नहीं है, जिम्मेदार उसको नहीं जिम्मेदार ठहरा है। सकते। हर किसी को अपने अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी बिल्कुल। करनी है अपने माहौल को बिल्कुल साफ ऐसा ही। सुथरा बनाने के लिए। और दूसरा, अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादा जो कूड़े उसको तो हम लोग देखते हैं कि जलाया जाता है, लेकिन घरों के बाहर भी बहुत से जो कूड़ा है उसे भी जलाया जाता है। क्या उससे भी ये स्मॉग और ये फैलती है? उससे स्मॉग भी फैलती है और उसके अलावा अगर ना भी जलाया जाए तो कूड़ा मीथेन गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और लाहौर में इस वक्त तकरीबन 8,500 से 9,000 टन रोज़ का कूड़ा जो है वो प्रोड्यूस होता है या वो आता है। वो घरों से बाहर आ जाता है और या सड़कों पे बिखरा रहता है, या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट उसको उठाने के लिए भरपूर इस वक्त इकदाम भी कर रही है। वो लैंडफिल साइट के ऊपर भी लेके जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली साइंटिफिक लैंडफिल साइट है, लेकिन उतना नहीं मैनेज हो रहा जितना होना चाहिए। सो उसमें भी हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी रखनी चाहिए कि एट सोर्स हम कम कूड़ा पैदा करें और हम कोशिश करें कि हम उतना ज़्यादा ना क्रिएट कर सकें कूड़ा जिससे इतने ज़्यादा इमिशंस और वो सब निकल रहा है। और जलाने की वजह से तो फॉर श्योर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनती है जब भी आप वेस्ट जलाते हैं। और उसमें आप देख लें कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो डायरेक्टली आग उनको, और वो उसकी बेस जो है वो पेट्रोलियम है, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर और बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। Environment तो में। दूसरा, ग्रीनरी कितना ज़्यादा होना ज़रूरी है जिसकी वजह से हम लोग स्मॉग के खात्मे से मतलब उसका सबब बन सकती है। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, कितने दरख्त पर्टिकुलरली हमें एक महीने में या एक साल में अगर आपसे पूछा जाए एज एन एक्सपर्ट, तो कितने लगाने चाहिए हमें? देखिए, इस वक्त लाहौर में जो अर्बन फॉरेस्ट की एक वो कैंपेन भी है चल और रही फिर है, प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर का भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान से। सो मेरे ख्याल में उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे इस पे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि एक जो फुली ग्रोन ट्री है वो तकरीबन 48 पाउंड्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कन्वर्ट करता है अपने फूड के लिए। सो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी होगी अपनी हवा को साफ करने के बिल्कुल, लिए। exactly। तो जिस तरह दरख्तों को कहा जाता है कि वो भी एनवायरनमेंट के लिए लंग्स का रोल प्ले करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। So, मेरे ख्याल में हम में से हर एक को अपनी ये आदत अपनानी चाहिए कि अडॉप्ट अ ट्री। आप अपने अब महीने में एक दरख्त ज़रूर लगाएं, और फिर दरख्त लगाने का भी सीज़न है। आप हर मौसम में तो दरख्त नहीं लगा बिल्कुल। सकते, लेकिन जिस मौसम में दरख्तों की ज़्यादा अच्छी नशोनुमा हो सकती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ताकि वो जल्दी अपने आप को ज़मीन में मजबूत कर लें और जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। करें। और क्या दरख्तों की इकसाम भी हैं जो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, मतलब आलूदगी के खात्मे के हवाले से? जी बिल्कुल। ये कहा जाता है कि जो नेटिव ट्रीज़ होते हैं वो हमेशा उस माहौल के लिए बेहतरीन होते हैं। सो मेरे ख्याल में हमारे जो नेटिव ट्रीज़ हैं हमें वो ज़्यादा लगाने चाहिए रादर देन ऑर्नामेंटल ट्रीज़, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमारे उस चीज़ को नहीं एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकता है। और दूसरा, हमने देखा है कि यहाँ पर लाहौर में ही एक मियावाकी जंगल का इफ्तिताह किया गया है और वो एशिया का सबसे बड़ा जंगल ये लगाया गया है। तो वो कितना हेल्पफुल हो सकता है ये आलूदगी से छुटकारा पाने के लिए? जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि 48 पाउंड्स जो है एक फुली ग्रोन ट्री करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ह्यूज एरिया प्लांट्स को मिलेगा उतनी जल्दी आपकी एयर प्योरिफिकेशन होगी। और मेरे ख्याल में सिर्फ लाहौर में नहीं होना चाहिए, हमारे हर शहर में ये होना चाहिए। कराची मेरे ख्याल में वहाँ पे बिल्कुल दरख्तों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ बहुत होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आलूदगी है। तो फिर तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के और भी ज़्यादा जो है वो जंगलात लगाने चाहिए? क्योंकि अभी तो अक्टूबर आया नहीं है, स्मॉग सीज़न आया नहीं है और हम स्मॉग देखना शुरू हो गए हैं बाहर फ़ज़ा में। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले साल जब कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हुआ, आपने देखा कि लाहौर का मौसम और लाहौर में स्मॉग एग्जैक्टली, हाँ। तो इसका मतलब है कि लाहौर वैसे भी हरा भरा और दरख्तों का शहर है, सो बागों का शहर है। और उसने इस चीज़ को बिल्कुल प्रूव किया कि दरख्त ज़्यादा हो, व्हीकल्स कम हो, कम्यूट बेहतर कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी हो, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत बेहतरीन होगा। और ऐसे जंगल्स और
ऐसे एरियाज ज़रूर बने मज़ीद। ग्रीनरी को ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम अपनी जो माहौल है, अपना इन्वायरमेंट है, उसको अच्छा कर सकें। और जितनी भी ये पोल्यूशन है, और इस हवाले से भट्टों को तो हमने देखा है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो वजूहात हैं जो आलूदगी का सबब बन रही हैं, जिसमें व्हीकल्स आ जाती हैं, उनकी तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके हवाले से भी कुछ कहते हैं कि इक़दामात उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा भी शहरी होने के नाते भी हमारा बहुत ज़्यादा बनता है एक ज़िम्मेदारी कि जनाब हम किस तरह अपने माहौल को ठीक कर सकते हैं। ग्रीनरी, दरख्त लगाएं, जो एक कॉन्सेप्ट भी है कि जितने ज़्यादा आप दरख्त लगाएंगे उतना अच्छा है, आपका माहौल भी अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो अगर शहरियों के हवाले से मुझे बता दें कि शहरी अगर अपने घर के बाहर दरख्त लगाएं तो उनको कौन से लगाने चाहिए दरख्त जो उनके लिए अच्छे भी हों और माहौल के लिए भी अच्छे हों? देखिए, जो हमारे इंडिजिनस ट्रीज़ हैं लाहौर के, वो लगाने चाहिए। अच्छा। और उनमें वो पूरी एक लिस्ट है अवेलेबल, जिसमें आप उसमें से देख सकते हैं कि आपके कितना एरिया है, और उस एरिया में, क्योंकि अगर ज़्यादा फैलाव वाला होगा तो वो तंग जगहों पे नहीं लग सकेगा। सो हमें उसके लिहाज से देखना है कि कौन सा दरख्त किस जगह के लिए मुनासिब हो सकता है। और अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, तो फिर फैलाव वाले दरख्त जिनका जो ज़्यादा हाइट पे भी जाए और जिनका हुजम भी ज़्यादा हो, वो लगाए जा सकते हैं। तो जैसे मुख्तलिफ दरख्त हैं जिसमें कीकर का है और टाली का है और बाकी दरख्त हैं, तो वो बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। इस वक्त तो बहुत सारे दरख्त, अभी जैसे कैंपेन स्टार्ट हुई भी थी कि आप प्लांट्स जो हैं वो फ्री में ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में कि वो बेस्ट है कि आप फ्री प्लांट्स जब इतने अवेलेबल हैं, आप सिर्फ अपने घरों के बाहर ही नहीं, जहाँ पे भी आपको खाली जगह मिले और अगर आप वहाँ पे आप फ्री प्लांटेशन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है। ज़िले मरीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। ज़िले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह हम बात करते हैं जनाब कि स्मॉग का जो मसला है वो सर उठाता जा रहा है, और सुबह जिस तरह मैं आपको बता भी रही थी कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक धुंधलाहट सी महसूस होती है, फ़िज़ा में इरिटेशन भी होती है, उसकी स्मेल से भी हमें इरिटेशन हो रही होती है, गले भी ख़राब हो रहे हैं, स्किन के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके हवाले से हमें क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए, उस पर हमने इस सेगमेंट में बात की है। तो आप लोगों से भी जनाब यही दरख्वास्त है कि आप लोग अपने लिहाज से जो अपने एक ज़िम्मेदारी है वो निभाएं, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए दिल के मामलात का। तो दिल के मामलात बहुत ही हसास होते हैं, आप लोगों को भी पता है, और दिल भी इंसानी जिस्म का सबसे अहम और हसास हिस्सा होता है, और इसकी केयर में थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो वो आपकी जान खतरे में भी डाल सकती है। और गैर मुतवाज़न खुराक और नामुनासिब डेली रूटीन की वजह से पाकिस्तान में अमराज़ कल्ब, खुसूसन दिल का दौरा पड़ने से अमवात की शरह में जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताती चलूँ तो पाकिस्तान में हर 1.5 मिनट में एक शख्स जो है वो दिल के अमराज में मुब्तला हो रहा है, और सालाना तकरीबन 80,000 अफराद दिल की बीमारियों के बायस जाँ बहक भी हो जाते हैं। और दुनिया में हर साल 1.5 करोड़ से ज़ायद इंसान अमराज कल्ब के बायस वफात पा जाते हैं। और अब तो नौजवान और बच्चे भी दिल की बीमारियों से महफूज नहीं रहे हैं। WHO ने खबरदार भी किया है कि अगर लाइफस्टाइल ना चेंज किया गया तो सन 2030 तक दुनिया भर में दिल के अमराज के सबब अमवात की जो शरह है 17.3 मिलियन से बढ़कर 23.6 मिलियन तक भी पहुंच सकती है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो दिल की बीमारियों और उनसे बचाव के हवाले से आगाही फैलाना है। और दिल के अमराज की वजूहात क्या होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर नूर दस्तगीर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हैं और जिन्ना हॉस्पिटल से इनका तारुक है। डॉक्टर नूर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और उनके साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल भी मौजूद हैं। बिलाल, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? डॉक्टर नूर, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, मैं स्टैटिस्टिक्स भी बता रही थी, तो यहाँ पर दिल के अमराज बढ़ने की क्या वजूहात आप लोगों को लगती हैं, जो कॉमन वजूहात हैं? देखिए जी, इसका जो सिंपल आंसर है वो तो यही है कि जो कॉमन रीजंस हैं हार्ट डिजीज़ की, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेन वजह है
वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। अच्छा। हमारा अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स देखें तो हर तीसरे बंदे को उसका ब्लड प्रेशर हाई है, 40 के अबव जो है, और इवन 40 से कम भी अगर देखा जाए तो तकरीबन हर 5वें बंदे को जो है वो ब्लड प्रेशर हाई है। ओके। अनफॉर्चुनेटली इसमें से 35 to 40% ऐसे लोग हैं जिनका हमें बाय चांस पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दे आर अनअवेयर कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। एंड इवन उसमें से भी जो ट्रीट हो रहे हैं सिर्फ 20% पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि आइडियली जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है। ठीक है। शुगर को भी हम इसी तरह ही देख लें कि पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनसे पूछते हैं कि जी शुगर की दवाई ले रहे हैं बिल्कुल, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, चेक करते हैं शुगर, नहीं चेक करते, ठीक है। और जो चेक करते हैं उनकी भी बढ़ी हुई होती है 200 300। द पॉइंट इज कि लैक ऑफ अवेयरनेस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हार्ट डिजीज आई फील के बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोगों को उन रिस्क फैक्टर्स की तरफ अवेयरनेस नहीं है, और आज ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड हार्ट डे है इसका शुरू से पर्पज़ यही रहा है टू रेज अवेयरनेस। एंड इस दफ़ा की भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त थीम है जिसको हम देखें तो टेली हेल्थ के ऊपर जो है इस दफ़ा फोकस है वर्ल्ड हार्ट डे का। ठीक है। एंड स्पेशली कोविड ने जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हर जगह चेंज करा दी हैं। हम अब वो चीज़ें करें जो हम सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है। स्कूलिंग घर बैठ के हो रही है, काम घर बैठ के हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, स्कूलिंग डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम जो है एंड ऑल दैट। कोविड से पहले आप कहते कि जी ये मुमकिन है, तो आप कहते पॉसिबल ही नहीं है। तो सिमिलरली वर्ल्ड हार्ट डे का इस दफ़ा का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टेली हेल्थ, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी फैसिलिटीज़ को यूज़ करें टू रीच आउट टू पीपल जहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। एक बंदा एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड है, वो बैठा हुआ है एंड ही कैन ट्रीट पीपल जो कि फार फ्लंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान में है जहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं। एटलीस्ट दे कैन गाइड देम ऑनलाइन, दे कैन हेल्प देम थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इस दफ़ा का मैसेज जो है वो भी यही है। एंड आई फील कि अगर हम अवेयरनेस बेहतर कर लें हार्ट डिजीज़ की एंड रीजंस जो हैं एक्चुअली जो हार्ट डिजीज़ करवा रहे हैं, आई फील वी कैन मेक अ डिफरेंस। क्या जैसे आपने वजूहात भी बताई हैं, सिगरेट और बसियारखोरी, और ये अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर ले तो मतलब ये हार्ट डिजीज़ से हम बच सकते हैं, बहुत दूर हो सकते हैं हम इससे? एक्चुअली हमें करना ही है, हमारा फोकस गलत है। एक्चुअली जो पेशेंट जिसको खुदा ना खास्ता हार्ट की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, तब तक तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। हमारा फोकस होता है जी किसी को बीमारी हो गई तो अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। एक्चुअली द पर्पस इज, द पॉइंट इज कि हमने उसको प्रिवेंट करना है, जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। और अब बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे हो रहा है कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, शुगर रखें, स्मोकिंग रिस्क को कम करने की कैंपेन्स चल रही हैं, लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी डाइट बेहतर करें। टेक्नोलॉजी का एक्चुअली जो नुकसान हुआ है वो ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत हो गया जिसमें हम बैठे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन्स पे, डिजिटल आईपैड्स पे, नहीं रही कोई भी स्पोर्ट्स अब नहीं है। बच्चे आप देखें तो जनरली आईपैड्स, फ़ोन्स पे आपको नज़र आते हैं रादर देन इन द ग्राउंड एंड प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी। तो वो सब चीज़ें एक थोड़ा सा हमें नुकसान भी हुआ है टेक्नोलॉजी का, लेकिन वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। ठीक है बिलाल, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप हेल्थ बीट भी करते हैं और इस हवाले से अपडेट भी करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में ये जो दिल के अमराज के शिकार लोग हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर वो लोग जो मसाइल हैं उनका भी शिकार होते हैं और वो अपडेट भी करते रहते हैं। तो क्या इसके हवाले से कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए मुनीबा, आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। वेरी फर्स्ट टाइम 2000 में वेरी फर्स्ट टाइम मनाया गया था। उससे पहले आप देखें कि हार्ट की डिजीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा कम थी। फिर चूँकि टेक्नोलॉजी आती गई, हमारा जो लाइफस्टाइल था वो बड़ा सेडेंटरी होता गया, हम बड़े लेज़ी होते गए, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, आउटडोर जो एक्टिविटी करने वाली थी हमने नहीं की। उसकी वजह से अगर पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक 2017 में पर डे जो है ये 1100 अफराद हलाक होते हैं पाकिस्तान में सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से, और हर एक घंटे में 44 अफराद। और 2017 में सालाना 2 लाख थे जो 2019 में बढ़ के 2.5 लाख हुए पे, फिर 2020 में ये शरह जो थी ये 4 लाख तक पहुंच गई। अब ये देखें कि डे बाई डे इसमें जो इजाफा है ये होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में आखिरी जो हार्ट का जो हॉस्पिटल बना था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बिल्कुल ये 90s में बना था और इस वक्त ये 200 बेडेड का था। ठीक है। फिर इसमें एक्सटेंशन की गई 2015-16 में, अब एमरजेंसी सिर्फ 300 बेड्स तक पहुंच चुकी है, सिर्फ एमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अब टोटल ये 500 बेड्स का तकरीबन ये हॉस्पिटल बन चुका है। तो इतने लोग एमरजेंसी में आ रहे हैं और 300 बेड्स की जो एमरजेंसी है, अब जब भी चलेंगे आपको बेड्स वहाँ पे नहीं मिलेगा।
बल्कि सम टाइम वहाँ पे चेयर्स पे मरीजों का रख के इलाज वो चेकअप इस किया जा वजह रहा से होता किया है। जाता है कि फैसिलिटीज़ नहीं है और इतना हमारे पास रशली मतलब हार्ट के पेशेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पास संभाले नहीं जा रहे। अब मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स है वहाँ के अंदर भी कार्डियोलॉजी के यूनिट्स हैं, मतलब PIC तो एक स्पेशलाइज्ड कार्डियो का हॉस्पिटल्स है। इसी तरह जिना हॉस्पिटल, मयो हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, गंगाराम में इसी तरह इनके यूनिट्स बनाए गए हैं। लेकिन आप जितने मर्जी हॉस्पिटल्स बना लें, जब तक आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करना तो तब तक इस तरह के जो पेशेंट्स हैं ये बड़ी तादाद में सामने आते रहेंगे। अभी भी आप देखें कि इस वक्त WHO के मुताबिक टॉप 10 जो डिजीज़ हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं। नंबर 2 पे स्ट्रोक है। ठीक है। और अब भी आप ये देख लें कि कोरोना चल रहा है। अभी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पर डे, पंजाब की बात करें तो अमवात 20-25 हो रही हैं। अगर आप देखें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के हवाले से तो पर डे तकरीबन 9 से 1000 जो अमवात हैं वो इस वजह से हो रही हैं। अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा अमवात इसकी वजह से हुई हैं पिछले दिनों में ना, एक साल में कोरोना की वजह से। तो कोरोना फिर भी दूसरे नंबर पे है, ये वहाँ पहले पे नंबर पे भी कार्डियोवास्कुलर पहले डिजीज नंबर वहाँ पे पे आ भी रहा है। पहले नंबर पे है। मतलब आप जहाँ पे मर्जी ले लें ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, इसे पाकिस्तान का मसला नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड का ये मसला हाँ जी। बनता जा रहा है। दूसरा डॉक्टर नूर, अगर मैं जिना हॉस्पिटल की ही बात करूँ, वहाँ पर अगर पूछा जाए तो सालाना कितने मरीज जो हैं वो दिल की बीमारियों के साथ आते हैं और उनका इलाज होता है? अगर मैं आपको रीसेंट डेटा प्रोवाइड करूं, क्योंकि हम उसको एवेल्युएट करते रहते हैं अपना, तो पिछले साल में जो है तकरीबन हमने 10,000 पेशेंट्स जो हैं वो आउटडोर में देखे हैं। और बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो तकरीबन 9,500-10,000 पेशेंट्स की ही एकोकार्डियो हुई है और तकरीबन 3-1,000 पेशेंट्स की एंजियोग्राफीज एंड एंजियोप्लास्टीज हैं। एंड ये नंबर अभी कम है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं एक्चुअली कुछ टाइम जो है वो फैसिलिटीज़ रिस्ट्रिक्टेड थी, कुछ डर की वजह से पेशेंट्स नहीं आए। तो ये है कि अभी ये नंबर्स पिछले साल के आई फील के कम हैं अगर पिछले सालों को देखा जाए, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट रफली अराउंड 10,000 पेशेंट्स जो हैं वो सी। तो अगर कहा जाता है कि दिल का जो ऑपरेशन है बड़ा एक महंगा होता है, तो एंजियोप्लास्टी की अगर बात की जाए तो इस पर एक मरीज का कितना खर्चा आ जाता है, एक्सपेंस कितना आ जाता है? आई फील कि फॉर सम रीज़न कार्डियोलॉजी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। अगर वैसे इसके कंपैरेटिव किया जाए बाकी फील्ड से, या एक फॉर रेफरेंस पॉइंट अगर ये पॉइंट है कि कार्डियोलॉजी के जो प्रोसीजर्स हैं बहुत एक्सपेंसिव है, तो एक्चुअली शायद उसकी एक रीज़न ये कि इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ होता है इटसेल्फ, अदर देन द हॉस्पिटल चार्जेस, डॉक्टर्स चार्जेस, द टेक्नीशियंस, नर्सेज, एवरी फैसिलिटीज़ जो चार्ज होती हैं। तो अगर रफली देखा जाए ना तो एक स्टेंट के अंदर जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है दैट इज समवेयर अराउंड कोई 1.5 लाख के आसपास। तो वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाती है ना। तो बाकी ऑन एवरेज अगर आप किसी प्राइवेट फैसिलिटी में देखें तो द कॉस्ट समवेयर गोज कोई 2.5 लाख से लेके समवेयर अराउंड दैट। तो अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, नर्सिंग स्टाफ के हैं, टेक्नीशियंस के हैं, वार्ड्स के हैं, जो एंजियोग्राफी मशीन यूज़ हो रही है, इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स फी एंड एवरीथिंग, दैट कम्स समवेयर बिटवीन 1 से 1.5 लाख रुपए, विच इज़ वेरी वेरी कंपेरेबल टू ऑल अदर प्रोसीजर्स। आप कोई अपेंडिक्स की सर्जरी कराने चले जाएं तो दैट वुड कॉस्ट यू द सेम। सिमिलरली ऑल अदर प्रोसीजर्स, आई फील कि शायद ये कॉस्ट इन्फ्लेटेड इसलिए लगती है बिकॉज इसके अंदर एक जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है वो उस इक्विपमेंट का है जो एक्चुअली पेशेंट के ऊपर यूज़ होता है। मतलब कह सकते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब बाकी जो ऑपरेशंस है, बाकी इलाज है उसके जितना ही है, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है। I would say that. तो बिलाल, पिछले दिनों हम लोग एक खबर भी सुन रहे थे, आपने भी उसके ऊपर अपडेट भी किया था, ज़ायदुल मियाद जो स्टंट्स डाले जा रहे थे, इसके वाले से बताएगा आपने। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की भी अभी बात की है, तो वहाँ पर ये एक्सपायर्ड स्टंट डाले जा रहे थे। तो क्या मामला था, ये हल हुआ, कौन से लोग थे इसके पीछे? एक माफिया लग रहा है जो इसका कर रहा है कि लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल मुनीबा, ये मतलब एक बड़े स्पेसिफिक से एक्सपायर्ड स्टंट से कुछ ज़्यादा मकदार नहीं थी, कुछ 10 के करीब थे, लेकिन चूँकि ज़ायदुल मियाद थे इस वजह से ये एक फ्लैश न्यूज़ बनी। लेकिन उस मामले को भी हल करने के करीब पहुंच चुके हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। जो फार्मासिस्ट था, जो स्टोर कीपर था, फिर जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उसको स्टंट को डाला, वो सारे इस वक्त अंडर प्रोसीडिंग है। और इस पे जो CEO हैं डॉक्टर साकिब शफ़ी, वो भी रिटायर हो गए हैं, वो भी अब प्रोसीडिंग का हिस्सा है। तो ये सारी अभी प्रोसीडिंग चल रही है। महकमा सेहत की जानिब से भी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है जो कि अभी इस पर प्रोसीडिंग कर रही है। लेकिन मतलब बियॉन्ड एक्सपायर्ड स्टंट, लेकिन ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ हैं ख़ासकर PIC में बड़ी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पे
तकरीबन 100 से ज़ायद जो मरीज़ आते हैं उनको फ्री में स्टंट डाले जाते हैं। इसी तरह जिन्ना हॉस्पिटल में, मेयो में, गुलाब देवी में, तो ये कुछ एक केसेस बन जाते हैं। लेकिन असल इस वक्त जो चीज़ है, ये इतने पेशेंट्स आ क्यों रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि कल इंज़मामुल हक को डिस्चार्ज किया गया, परसों उनकी जो थी प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम साहब ने उनका स्टंट डाला। अब इशू ये था कि अब इंज़मामुल हक जैसे पढ़े लिखे लोग भी 2 दिन से एक हॉस्पिटल में घूम रहे थे प्राइवेट में, उसको पता नहीं चल रहा था कि उनको हार्ट अटैक आया है या उनको स्टमक में गैस वगैरह फील हो रही है। अच्छा। तो मतलब 2 दिन के बाद उनको पता चला कि मुझे तो हार्ट अटैक आया हुआ है, तो अभी डायग्नोज हुआ तो पता चला। तो इस वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद हमें जब कोई हार्ट की पेन होती है या एंजाइना होता है कि समटाइम ब्लोटिंग हो रही है, गैस की वजह से, मतलब एसिडिटी की वजह से फीलिंग नहीं आती, तो इस वजह से लोग लेज़ी हो जाते हैं, जो कि बाद में मुसलसल सेकंड हार्ट अटैक का बाइस बन जाता है, उसके बाद अमवात भी होती है। तो इसी वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अहम जो चीज़ डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक अब 20 से 30 साल के दरमियान भी जो बच्चे हैं, इनकी बड़ी तादाद सामने आ रही हैं। जो प्रोफेसर हैं वो बताते हैं कि अब हम रोज़ाना अगर 30 पेशेंट चेक करते हैं, उसमें से 1 से 2 जो पेशेंट्स होते हैं वो नौजवान आ रहे हैं। तो उसकी वजह मैंने पूछा, बेसिकली वजह उनकी क्या हो सकती है कि उसमें मतलब डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, किसी को बेरोज़गारी का इशू है, किसी को शादी के मसले मसाइल हैं, किसी को घरेलू, मतलब नौजवानों का ये आलम हो चुका है। जब आप ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है आपके हार्ट पे भी पड़ता है। सिगरेट नोशी आजकल आपको पता है कि हमारी नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन कर चुकी है। तो यही वो असबाब हैं जो कि फिर आगे लीड कर रहे हैं, आगे मतलब जाके जो बच्चे अभी टीन एजेस में स्मोकिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ या इससे भी आगे जा चुके हैं, तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक या हार्ट डिजीजेस को चले जाते हैं। और दूसरा डॉक्टर नूर, हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने भी बात की ज़ायदुल मियाद स्टंट्स के हवाले से, और लोग भी शिकायत करते हैं कि स्टंट्स डाले जाते हैं लेकिन पैसे जो है अच्छे स्टंट्स के दिए जाते हैं हमें, लेकिन डाले जो जाते हैं वो लोकल या कह दें कि सस्ते स्टंट्स डाले जाते हैं, पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं। ये प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती? अच्छा, ये है कि लाइक आई सेड कि कार्डियोलॉजी फॉर सम रीज़न हैज़ अ लॉट ऑफ र्यूमर्स, शायद मे भी कहीं होता भी होगा, बट जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि एक तो पहली बात है, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी एक्चुअली द गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब कि उन्होंने बड़े हाई क्वालिटी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दो उनकी प्राइसेस जो हैं वो भी डिफाइंड हैं एंड एवरीथिंग, और इक्विपमेंट अब सेंट्रली प्रोक्योर होता है। एवरी हॉस्पिटल जो है वो एक्चुअली किसी स्पेसिफिक जगह से नहीं बल्कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है सामान। अब फॉर एग्जांपल मैं जिन्ना हॉस्पिटल में होता हूँ, दे आस्क अस कि आपकी क्या डिमांड है, ठीक है, आप कितने आपका सालाना क्या पेशेंट्स हैं, और आप हमें बता दें आपको कितना सामान चाहिए, एंड दे प्रोवाइड दैट टू अस। सो एक्चुअली कमी नहीं है किसी चीज़ की, एंड ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्पेसिफिकली अब ये है कि अब तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है, जब भी रिपोर्ट्स इवन इशू की जाती हैं तो उन पे जो भी स्टैंड डला है उसके स्टिकर्स, उसके नंबर्स, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग इज कोडेड। तो एक्चुअली प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो आई फील कि ये ज़्यादा र्यूमर्स हैं एंड रियलिटी कम है। और दूसरा जैसे बिलाल भी बात कर रहे थे कि जब हार्ट अटैक हो रहा होता है या दिल का जो मरीज़ है उसको नहीं समझ आ रही होती, अलामात के हवाले से मैं बताइए, कंडीशनल अलामात क्या होती हैं अगर हार्ट अटैक आपको आ रहा है? अच्छा, इसमें 2 तरह से बेसिकली हार्ट की डिजीज़ ये प्रेजेंट कर सकती है। एक को हम एंजाइना कहते हैं, एंजाइना इज सिंपल वर्ड्स में चेस्ट पेन को कहते हैं। ठीक है। वो उस सूरत हाल में होता है जहाँ प्रोसेस थोड़ा सा ग्रेजुअल और स्लोली होता है, जिसमें पेशेंट्स को यूजुअली फील होता है कि सीने में बोझ या भार या दबाव की कंप्लेंट करते हैं, चलने फिरने से बढ़ जाता है, बैठने से कम हो जाता है, अमूमन साथ इसके स्वेटिंग थोड़ी सी या मे बी नौज़िया, दिल घबराता है, कुछ इस तरह की अमूमन फीलिंग्स होती हैं। और एंजाइना की जो ख़ास एक है जो हम पेशेंट से अक्सर पूछते हैं, और ये बड़ा थोड़ा स्पेसिफिक होता है कि कोई लोग कहते हैं हम थोड़ा सा भी चलते हैं, एक्सर्ट करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो घबराहट फील होती है, और बैठ जाएं तो ठीक हो जाता है। अच्छा। तो अगर किसी को भी ये सिम्टम फील होता है तो दैट मीन्स कि दे नीड टू गो सी अ कार्डियोलॉजिस्ट, थोड़ा सा चेकअप कराने की ज़रूरत है। हार्ट अटैक ऑन दी अदर हैंड एक सडन चीज़ है जिसके अंदर एकदम से नाली जो है वो बंद होती है, किसी न किसी ब्लड क्लॉट उस नाली को बंद कर देता है, और सडनली जो है पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो चलने फिरने से बड़े, वो इवन बैठा भी हो सकता है पेशेंट। तो सडनली जो है ये होता है कि सीने में बोझ या भार की कंप्लेन होती है, और ये दर्द अमूमन जो है वो लोग कंप्लेन करते हैं कि कभी लेफ्ट बाजू की तरफ जा रही है, इवन राइट बाजू की तरफ, और इवन जॉज की तरफ भी जा सकती है। साथ अमूमन स्वेटिंग होती है, थोड़ा सा नौज़िया या दिल घबराने की कंप्लेंट करते हैं,
और इस दौरान जो है अगर फिर ECG उनकी की जाए तो उसमें फिर हमें बड़े स्पेसिफिक चेंजेस मिलते हैं, जिसके बाद हम उनको फिर पता चलता है कि जो है इनको दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक हो रहा था। ठीक है, डॉक्टर नूर दस्तगीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हैं और जिन्ना हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है और इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी जो ऐसे लाइफस्टाइल चेंजिंग हम करके अपने जो दिल की बीमारियां हैं उनसे दूर रह सकते हैं, उस हवाले से हम बात करें। तो जनाब मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से। तो कोई भी शोबा हाई ज़िंदगी हो, पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से भी पीछे नहीं है। खेल का मैदान हो या फिर तालीम का मैदान हो, पाकिस्तानी ख़वातीन फ्रंट फुट पर हमें नज़र आती हैं हमेशा। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसी ही बासलाहियत पाकिस्तानी लड़की से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तानी ख़वातीन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी किसी से कम नहीं है। और उन्होंने बहुत ही यूनिक और मुनफरिद फ्लिपॉल नामी एक एप्लीकेशन बनाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम पैदा कर लिया और उसके साथ साथ फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में भी अपना नाम जो है शामिल करवा लिया है। फ्लिपॉल एप्लीकेशन एक्चुअली है क्या, किस तरह उसको यूज़ किया जा सकता है और इस एप्लीकेशन को बनाने का ख्याल कैसे आया, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईशा शेख हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और फाउंडर हैं फ्लिपॉल की। ईशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ईशा, ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, हमें बताइएगा इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, देन कैसे ख्याल आया, क्या था इसके पीछे की इंस्पायरिंग स्टोरी, क्या ख्याल था कि मैंने ये बनानी है एप्लीकेशन? कॉन्सेप्ट प्लेपैल का बहुत सिंपल है। अभी क्या होता है, हम बीमार होते हैं, हाँ। बीमार होने के बाद हम डॉक्टर पे जाते हैं और डॉक्टर से दवाई लेके अपने आप को ठीक करते हैं। बिल्कुल। इस अप्रोच को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिएक्टिव अप्रोच टू हेल्थ। ठीक है। प्लेपैल जो है वो आपको प्रोएक्टिव अप्रोच टू हेल्थ के जरिए डे टू डे लाइफ रहना और उसको एग्जीक्यूट करना सिखाता है। फॉर एग्जांपल क्या ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं टू इंश्योर कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। एंड इसकी जर्नी जो है वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मेरी 8 साल की उम्र पे प्लेपैल के साथ सबकॉन्शियसली जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है। मैं बहुत मोटी थी, हाँ। मुझे बहुत बुली किया जाता था। मैं मोटा, बदसूरत, हर किस्म का जो यू कुड से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो मुझे सुनने को बचपन में बहुत थ्रू आउट माई चाइल्डहुड सुनने को मिलते थे। एंड बस इसी तरह ईयरली चेकअप के लिए आई वेंट टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर्स टोल्ड माई पेरेंट्स के ये तो बॉर्डरलाइन ओवरवेट से भी अब ओबेसिटी की तरफ क्रॉस कर गई हैं। ओके। एंड क्योंकि मेरी फैमिली में थायराइड और डायबिटीज़ बहुत प्रेवलेंट है मेरे मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड पे, तो माय पेरेंट्स, मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा दे गॉट वेरी वरीड कि अब क्या होएगा। डॉक्टर्स भी परेशान हैं, ख़ुद भी वो परेशान हो गए। तो मेरे फादर ने, मेरे बाबा ने मुझे कहा कि अगर मैं 30 पाउंड्स लूज करती हूँ तो मुझे वो मेरे फेवरेट टॉयज लेके देंगे। ओके। तो उन्होंने आई थिंक आपका कितना था ईशा, वेट जो था? अबाउट 165-175 पाउंड्स। और कितनी ईयर की थी आप? 8 साल की। 8 साल की थी। अच्छा। जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं 30 पाउंड जो है वो कम कर लूंगी तो मुझे सारे मेरे फेवरेट टॉयज वो ले देंगे। हाँ। तो मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया। मुझे लगा उन्होंने वो मोस्ट प्रोबेबली बाय द वे बात कर रहे थे, बट मैंने बड़ा सीरियसली लिया। मैंने हर किस्म की डाइट की, केला और दूध, फ्रूट डाइट की। मैंने हर किस्म की अपनी नानी को फ़ोन करके, खाला से फ़ोन करके हर किस्म का टोटका मैंने निकाला। उस वक्त गूगल भी नहीं होता था, तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल भी नहीं होती थी। तो आप किसी से मशवरा लेती थी, एडवाइस लेती थी कि मैं कैसे कम कर सकती हूँ अपना वजन जो है? बिल्कुल। और वो मुझे इस टाइप की बड़ी
यू नो इंटरेस्टिंग सी डाइट्स करने और को आपने सारे सारी डाइट्स कर ली? मैंने सारी डाइट्स की अच्छा। हुई है। आप मुझसे आप नाम ले, मैंने डाइट की हुई है। ठीक है। कीटो से लेके एटकिन से लेके जनरल मोटर्स से लेके हर किस्म की डाइट मैंने की हुई है। ठीक है। मगर इस पूरे प्रोसेस में वजन तो मेरा उतर गया, लेकिन बड़े अनहेल्दी तरीके से उतरा। एंड अभी भी अगर आप देखें जितनी भी एप्पल वॉचेस और ये जैसे आपने पहनी हुई है फिटबिट और ये सारी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं, ये ट्रैक जरूर करती हैं और आपको बताती जरूर हैं कि आपके वाइटल्स क्या हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताती कि करना क्या है। एग्जैक्टली। तो अगर मेरे पास प्लेपैल जैसी ऐप होती बचपन में जो कि मुझे बता रही होती कि मैंने खाना कैसे है, सोना कैसे है, एक्सरसाइज कैसे करनी है और अपने बॉडी के मुताबिक और अपनी डिजीज ससेप्टेबिलिटी के मुताबिक मुझे खाना क्या चाहिए और अपने आप का ख्याल कैसा रखना चाहिए, तो आई थिंक आज जो मेरी बॉडी पे और मेरे जहन पे जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उस डाइटिंग से, वो ना होता। एंड मैं चाहती हूँ कि ये ऐप दुनिया के हर एक बंदे की मदद कर सके और यू नो उनकी सेहत को डेली जो है उस पे एक पॉजिटिव मतलब वो अपनी सेहत के हवाले से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी भी स्टेज पर जाकर। तो कब से स्टार्ट किया आपने ये बनाना, ईशा जो है ऐप पर वर्किंग कब से स्टार्ट किया आपने? मेरे दिमाग में तो ये बड़े अरसे से, जहन में तो बड़े अरसे से, आई थिंक 2015 से मेरे जहन में ये चीज क्या आपने ये चीज कि मैंने हेल्थ के अंदर, गेमिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। लेकिन इसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन मैंने अमेरिका में 2017 में स्टार्ट की थी। ओके, ठीक है। और अब लॉन्च होने जा रही है ये 2021 में। 2021 में बिल्कुल। मतलब 4 साल, तकरीबन 4 साल आपको लगे इसके ऊपर काम करते हुए और देन अब आपका नाम भी शामिल हो गया है जो फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 के अंदर। जी। तो वो जब आपको पता चला तो कैसी एक्साइटमेंट कैसी थी? ये एक्चुअली दूसरी दफा हमारा नाम आया है। अच्छा। तो पहली दफा के बाद पहली दफा प्लेपैल का नाम आया था और इस दफा मेरा नाम आया था। ठीक है। तो दूसरी दफा जब ये हुआ तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, बट साथ साथ आई फेल्ट वेरी हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल ऑल्सो। एंड मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ है, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स ने इसको बहुत एक्नॉलेज किया है। एंड सबसे ज़्यादा आई बिलीव कि इस दफ़ा मुझे ये फील हुआ है कि पाकिस्तान ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है वर्सेस द फर्स्ट टाइम। सो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है टू बी रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, टू बी रिप्रेजेंटिंग माई ओरिजिन, my ethnicity on a global platform and to be representing women. I think ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। तो excitement Forbes की इतनी नहीं थी कि खुद आ गई Forbes पे, but the fact that I'm a woman, ठीक है, and I'm representing Pakistani women और हमें इतना बोला जाता है और हमारे बारे में हमें इंटरनेशनली बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला to be able to do this. तो ये किस तरह, अगर इसका यूजेज पूछा जाए तो किस तरह यूज करेंगे, ये हमारा वजन कम करने में किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकते हैं ये ऐप जो है? जी, तो वजन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगी कि ये वेट लॉस ऐप नहीं है। ओके, ठीक है। ये एक ओवरऑल हेल्थ ऐप है जो कि पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट फैसेट्स हैं, आपका जहन हो गया, आपके इंटरनल वाइटल्स हो गए, जिसमें वेट एक सिर्फ कंपोनेंट है, बहुत से कंपोनेंट्स के बीच में वेट भी इंक्लूडेड है। बड़ा सिंपल मॉडल है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप उसके अंदर जैसे ही आप अपना नाम डालेंगे और अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपको पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और आपका शुरू से ही लेके जो एक्सपीरियंस होएगा ऐप पे, वो गेमिफाइड होएगा। उसके बाद आपसे सवालात पूछे जाएंगे, आपका हाइट, वेट, एज, जेंडर, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पूछी जाएगी। ठीक है। तो क्या लगता है आपको, मतलब कब तक डेडलाइन आपने कब तक अपने आप को दी हुई है इसको लॉन्च करने के हवाले से पाकिस्तान में? आप ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बाय 2023, 2024 इसको लेके आएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारा अभी भी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुल्क में वो इवॉल्व हो रहा है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि हमारे हेल्थ सेक्टर को रिफाइन कर रहे हैं और इकट्ठा लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि जैसे जैसे यहाँ पे तब्दीली आती है, हेल्थ सेक्टर में इवॉल्व होता है, तो हम आके फिर एक
एक रोबस्ट हेल्थ सिस्टम के साथ आके इंटीग्रेट कर सकें अपने प्रोडक्ट को। तो आगे मजीद क्या, ये तो आपने एक तैयार कर ली, जो आपने अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि मैंने ये करना ही करना है, आगे मजीद और भी कुछ सोचा होगा कि और भी कोई फ्यूचर में कोई चीज़ या कोई एप्स जो है वो आपने बनानी है, डेवलप करनी है? प्लेपैल का तो फ्यूचर जो है वो अब हम एक बड़ा फंड रेजिंग अमेरिका में हमारा इरादा है कि हम सीरीज ए की फंड रेजिंग के अंदर जाएं। बट अदर देन दैट, वन थिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इज हम लोग विमेन सेंट्रिक एप्स मैं और मेरी टीम बनाने का सोच रहे हैं। विमेन सेफ्टी एप्स पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर औरतें अपने आप को महफूज समझें और रिपोर्ट कर सकें अगर वो किसी खतरे में है थ्रू एप्लीकेशंस। सो मेरा अभी फोकस इन एडिशन टू प्लेपैल is to ensure that we are building technology to serve women in Pakistan. टेक्नोलॉजी के जरिए जनाब ये आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है आगे, अगर जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे आपने उसकी बात की है, पाकिस्तान में हेल्थ एप्स के हवाले से आपको मुस्तकबिल क्या लगता है? लोग डॉक्टर के पास जाना छोड़ देंगे और एप्स के ऊपर आ जाएंगे? आपको क्या लगता है इस कॉन्सेप्ट को कितना चेंज होने की ज़रूरत है? आई थिंक हमारी लाइफ टाइम में ह्यूमन ब्रेन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो डॉक्टर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। और हमारा ये मोटिव भी नहीं है कि लोग डॉक्टर पे जाना छोड़ दें। आई थिंक कि अभी भी पाकिस्तानी अवाम और नौजवान तो आई थिंक अब बहुत ज़्यादा फ़ोनों का इस्तेमाल बहुत हमारा इंक्रीज़ हो गया है मुल्क में। मेरा अपना ख्याल ये है कि हेल्थ एप्स अभी भी उस तरह से यूज़ नहीं हो रही मुल्क में जिस तरह होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कि जैसे जैसे हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले बोला, वो बेहतर होता है तो एप्स का भी इस्तेमाल बढ़ता जाता है। बिल्कुल। और ईशा शेख हमारे साथ मौजूद थी, एंटरप्रेन्योर है प्लेपैल। उन्होंने एक ऐप बनाई है हेल्थ के हवाले से। ईशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और आप यहाँ पर आई हैं और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन आपने दी है। तो मुझे जनाब आपने इजाज़त देनी